सिस्टम में होते हैं, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, और दूसरा जो है अपने पास वो होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें पीएनएस में वो नर्व्स आती हैं जो कि सीएनएस को बाकी दूसरे ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स हो, मसल्स हो, इनसे जोड़ती। नर्व्स दो टाइप की होती है बच्चों, एक होती है सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और मोटर नर्व इंफॉर्मेशन को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाकी दूसरे ऑर्गन तक लेकर के जाती है। सेंसरी नर्व जो कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके आएगी, और मोटर नर्व जो कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस से दूसरे ऑर्गन्स तक लेकर के जाती है। तो सीएनएस और पीएनएस इन दोनों को मिलाकर के हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है बच्चों ब्रेन। ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का, जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है एक हार्ड टफ कवरिंग के अंदर रखा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। हड्डियों का ढांचा होता है सॉलिड एकदम, क्रेनियम। क्रेनियम और ब्रेन के बीच में बच्चों कुछ लेयर्स, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें कहते हैं क्रेनियल मैनिंग्स, MENINGES, क्रेनियल मैनिंग्स। क्रेनियल मैनिंग्स आपकी तीन लेयर हैं। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली को बोलते हैं आर्कनॉइड, और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं पाया मैटर। ये जो क्रेनियल मैनिंग्स हैं, इनके अंदर भरा होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है CSF नाम से। इसका काम है, अगर बाहर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है, आपका क्रेनियम किसी चीज से टकरा जाता है, तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है। ब्रेन तक अगर ये चोट या वाइब्रेशंस पहुंच गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो मैनिंग्स के अंदर जो CSF सेंटर आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ये किसी भी मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्रेन को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला फोर ब्रेन, उसके नीचे मिड ब्रेन, सबसे जो नीचे है वो आपका हाइंड ब्रेन होता है। बात करें अगर फोर ब्रेन की, तो ये हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, और यही बच्चों थिंकिंग पार्ट है। फोर ब्रेन की हेल्प से ही हम लोग सोच और समझ पाते हैं। इसमें तीन चीजें हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो ग्लैंड्स हैं, और सेरेब्रम हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का टोटल फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो यही कैरी करता है। सेरेब्रम को अगर आप बीच में से काटे दो, तो आपको दो छोटे छोटे स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये दोनों हेमिस्फीयर एक नर्व से जुड़े रहते हैं, जिसका नाम है सेरेब्रल फिशर। सेरेब्रल फिशर। बहुत सारी सेरेब्रल फिशर्स आपस में मिलकर के एक बड़ी नर्व बनाती हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि दो हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो आपको कॉर्पस कैलोसम लिखना है, कॉर्पस कैलोसम। Each cerebral hemisphere is divided into two regions, outer and inner, बाहर वाला और एक अंदर वाला। जो आउटर रीजन है, जो आपका आउटर रीजन है,
उसमें जो सब्सटेंस भरा होता है उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। आउटर रीजन में जो सब्सटेंस भरा हुआ है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसे बोलते हैं ग्रे मैटर। और इस हिस्से को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये आपने किडनी में भी देखा, कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला। आउटर वाले को सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला होगा जरूर उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेरेब्रल मेडुला। आउटर रीजन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भरा होता है ग्रे मैटर, और जो इनर रीजन है उसमें भरा होता है व्हाइट मैटर। उसमें भरा होता है आपका व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमारी आईक्यू, जो आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंस होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेन थिंकिंग पार्ट आपका सेरेब्रम करता है, याददाश्त मेमोरी जो है वो आपका सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम में हर एक सेंसरी ऑर्गन के लिए लोब होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पर हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है। चाहे कोई चीज आपने देखी हो, सुनी हो, स्मेल की हो, टच करके फील की हो, ठीक है, टेस्ट की हो, ये सारी इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस के थ्रू हमारे ब्रेन के सेरेब्रम वाले हिस्से में पहुंचती हैं, और तब जाकर के कहीं हम सेंस कर पाते हैं चीजों को। तो फोर ब्रेन में दूसरा हिस्सा है थैलेमस। थैलेमस जो है फोर ब्रेन के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये एक रिले स्टेशन का काम करता है। रिले स्टेशन का काम मतलब जहां एक तरफ से सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन को लाती हैं और दूसरी तरफ से मोटर नर्व जो है इंफॉर्मेशन को ले जाती है। जैसे आपका जंक्शन होता है, रेलवे जंक्शन, एक ट्रेन आती है, एक ट्रेन जाती है, वैसे ही थैलेमस एक रिले स्टेशन का काम करता है, जहां सेंसरी और मोटर इंपल्स दोनों के दोनों जो है वो पाई जाते हैं। मतलब एक तो ब्रेन तक जाती है और एक ब्रेन से बाहर जाती है। तीसरा हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बॉटम पर पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के कई काम हैं, जिनमें से पहला काम है शरीर के टेम्परेचर को, थर्स्ट, प्यास, भूख और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। दूसरा, ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन नाम के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन जो कि मदर्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे शरीर में, उसे कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को मास्टर्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। और इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमें कब सोना है, कब नींद आती है, कब जागना है, कब खाना खाना है, हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सब को हाइपोथैलेमस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फोर ब्रेन में बात करते हैं बच्चों मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ज्यादा बड़ा नहीं है और ना ही इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है। हमारा जो मिड ब्रेन है वो फोर ब्रेन के जस्ट नीचे, मतलब हाइपोथैलेमस से नीचे की साइड में पाया जाता है। जो ऊपर वाली सरफेस है मिड ब्रेन की, डोर्सल सरफेस जो है, यहां पर चार लोब्स वैसे बच्चों स्फेरिकल शेप को हम लोग बोलते हैं। तो चार लोब्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री का मतलब है फोर, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। और यहां से एक कैनाल निकलती है जिसका नाम है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। सेरेब्रल एक्वाडक्ट जो कि हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बच्चों एक अनविलिंग एक्शन, बिना सोचे समझे
जो एक्शन हम परफॉर्म कर देते हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। बहुत फास्ट एक्शंस होते हैं ये। तो जैसे कि मान लो अचानक से आपके सामने से कोई चीज गुजरे और आप उसके देख करके डर जाओ, तो उस समय जो भी रिफ्लेक्शन आप देंगे वो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पास आउट होगी और इसी इंफॉर्मेशन को कैरी करके लाया जाता है मिड ब्रेन में। सेम इसी तरीके से किसी अचानक से हुई आवाज से आप डर जाओ तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को भी कैरी करके मिड ब्रेन में ही लाया जाता है। तो मिड ब्रेन का काम है हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। तीसरा है हाइंड ब्रेन, जो कि सबसे आखिरी हिस्सा है हमारे ब्रेन का। 3 स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। एक है सेरेबेलम। बच्चों सेरेब्रम और सेरेबेलम इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना दो अलग अलग चीजें हैं। सेरेबेलम, एक पोन्स वेरुलाe और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स वेरुलाe एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेरेबेलम की, तो सेरेबेलम को लिटिल सेरेब्रम भी कहा जाता है। सेरेब्रम की तरह ही काम करता है, बस साइज में उससे क्या है, छोटा है। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे पाया जाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर। काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सेरेबेलम हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज जो हैं उन्हें कंट्रोल करता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। अगर आप सीधे खड़े हैं, एक लाइन में सीधे चल पा रहे हैं, या बिना गिरे साइकिल, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल इन सबको चला पा रहे हैं, मतलब आप अपने पोस्चर को मेंटेन अगर कर पा रहे हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि आपका सेरेबेलम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कभी कभी चक्कर आकर के हम लोग गिर जाते हैं, उस कंडीशन में सेरेबेलम प्रॉपरली वर्क नहीं करता और हम लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और गिर जाते हैं। पोन्स वेरुलाe की अगर हम लोग बात करें तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके काम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे आईज और ईयर आंख और कान में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। इसके अलावा ये हमारे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट को भी अफेक्ट करता है, उसे भी कंट्रोल करता है। तीसरा हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ये रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन इन सबको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा कुछ नॉन कंट्रोलेबल इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि सलाइवेशन। जैसे ही फेवरेट फूड दिखाई देता है या स्मेल आती है तो मुंह में पानी आ जाता है ना, सलाइवा। वो वॉमिटिंग, छींकना, स्नीजिंग, कफिंग, खांसना। तो ये कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से होते हैं, ये इन्हें कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने सबसे पहले जाना बच्चों ब्रेन। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड हो जाता है, लंबा हो जाता है और यही आगे कन्वर्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन तो हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट है, पर स्पाइनल कॉर्ड क्रेनियम से थोड़ा बाहर निकल जाता है। ब्रेन की कवरिंग के लिए तो चलो क्रेनियम है, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग के लिए होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपका जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। जैसे भरा हुआ था सीएसएफ क्रेनियम में, स्पाइनल कॉर्ड में भी सीएसएफ जो है वो भरा होता है। बस ब्रेन के लिए हमने जो शब्द यूज में लिया था वो था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि सेरेब्रम से जुड़ा हुआ था, सेरेब्रो का मतलब। और यहां सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में स्पाइनल वर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे दोनों को मिला के सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, फ्लूइड इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला। वहां बच्चों ब्रेन में आउटर ग्रे मैटर था, इनर था, अंदर वाला था व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर होता है व्हाइट मैटर और इनर होता है ग्रे मैटर।
स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक अनविलिंगली परफॉर्म्ड एक्शन को कहते हैं, जो ना चाहते हुए बिना सोचे समझे हम लोग परफॉर्म करते हैं। जो सडन एक्शन होता है, रेस्पॉन्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, गर्म ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं और आपका हाथ अपने आप बहुत रफ्तार से पीछे हट जाता है, इस एक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलाकर के बना रहे हैं आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात करें बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस की, तो इसमें आती है नर्व्स, जो ऑब्वियसली या तो ब्रेन से अराइज होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। जो नर्व्स ब्रेन से आती हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इन नर्व्स को भी हम लोग, या पीएनएस को हम लोग, दो और छोटे छोटे नर्वस सिस्टम में कंट्रोल डिवाइड करते हैं। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी स्केलेटल मसल्स तक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स जो कि हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। तो आपको खड़ा होना है, चलना है, भागना है, स्केलेटल मसल्स की वजह से ही करना है। और स्केलेटल मसल्स तक इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का काम किसका है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस और स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं कि आपका दिल धड़कना बंद कर दे, हार्ट बीट करना बंद कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनवॉलंटरी है। इन सब से जुड़ा हुआ होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ये जो एएनएस है, इसमें दो टाइप की नर्व्स पाई जाती हैं। एक है सिंपैथेटिक, दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक। ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, ये स्ट्रेस, डेंजर या इमरजेंसी, इन कंडीशंस के लिए बनी हुई है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, इन्हें अचानक से बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप हो सके और स्ट्रेसफुल कंडीशन, डेंजर या फिर इमरजेंसी में हम लोग भाग सकें या लड़ सकें, जो भी है। दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है तो जो हमारी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो गई थी उसे नॉर्मल फिर से करना पड़ता है, और उसे नॉर्मल करने का काम है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का। तो आपका ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी कि भैया मुसीबत आ गई है, भागो यहां से, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपना काम किया, और जब मुसीबत से तुम कोसों दूर चले गए तो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी कि भाई अब जो है तुम रिलैक्स कर सकते हो, तो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इस बार काम किया। अब जो बार बार मैं जो कह रहा हूं नर्व्स, नर्व्स क्या हैं बच्चों, हमारे नर्व सेल्स का एक सीरीज कनेक्शन है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। हमारे नर्व सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं नर्व। हमारे नर्व सेल्स को बोलते हैं बच्चों न्यूरॉन, जैसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। तो जो भी आपका नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स है, वो न्यूरॉन की बनी होती है। न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं। तो न्यूरॉन जिसका डायग्राम आपके सामने है, आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, पर वो आपके कोई खास काम की है नहीं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। डेंड्राइट्स
जिसका सिंगुलर है डेंड्रॉन। इनका बच्चों काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन, जो ऑर्डर आता है, वो डेंड्राइट्स जो है वो उसे रिसीव करती है। डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को पास करती हैं। सेल बॉडी से एक जो पतली सी ट्यूब निकल रही है जिसे एक्सॉन कहते हैं, जो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को पीछे तक कैरी करता है और लास्ट में ले जाता है नर्व एंडिंग, जिसका जो लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट है, जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, वहां तक। ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब एक तरीके से करंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, बहुत फास्ट। ये करंट सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है। अब जैसा आपको पता है, करंट तभी फ्लो करता है जब तक सर्किट कंप्लीट हो, पर नर्व एंडिंग या सिनेप्टिक नोब जो है वहां जाकर के सर्किट टूट जाता है। इसके पीछे जो दूसरा न्यूरॉन रखा हुआ है, न्यूरॉन की डेंड्राइट्स जस्ट सिनेप्टिक नोब के पीछे हैं, पर ये जुड़े हुए नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो तो आगे पास आउट नहीं हो सकती, तो ये सिनेप्टिक नॉब पर आकर के, अच्छा ये जो गैप है ना दोनों आपके न्यूरॉन्स के बीच में, मतलब एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स, SYNAPSE, सिनेप्स। तो इस सिनेप्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स तो पास नहीं कर सकती, पर केमिकल्स, लिक्विड जो है वो पास कर सकते हैं। तो अब सिनेप्टिक नोब पर आकर के ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स बच्चों केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल्स के अंदर, और ये केमिकल्स तैरते हुए फ्लोट करके सिनेप्टिक नोब से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच जाते हैं। अब यहां डेंड्राइट पर आने के बाद में ये केमिकल इंपल्स, केमिकल इंफॉर्मेशन फिर से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स अब सेम डेंड्राइट से जाएगी आपका सेल बॉडी, जिसको साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से जाएगी नर्व एंडिंग पर। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच जाती। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को शो करता है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे उस ऑर्गन तक जाती है जो कि उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर, जो कि जनरली हमारे ह्यूमन स्किन होती है। जैसे आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, तो जो स्किन है सबसे पहले वो रिसीव करेगी इस इंफॉर्मेशन को, जिसको स्किन को आप कहेंगे रिसेप्टर्स। अब यहां रिसेप्टर से नर्व्स जो हैं, नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, वो जाल लास्ट में जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। और ये जो नर्व्स जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को, नर्व्स मतलब न्यूरॉन, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहे हैं, इन नर्व्स को या न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। अब आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा कि क्या करना चाहिए। डिसीजन लेने के बाद में ये इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जिस न्यूरॉन्स को, जिस नर्व को देगा, उसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेती हुई वहां तक ले जाएगी जहां पर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। भाई स्किन जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, आपको हाथ पीछे हटाना है, हाथ को मूव कराना है, और ये हाथ में मूवमेंट
मसल्स की वजह से होगा। तो इफेक्टर वो ऑर्गन है जिस पर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लाई गई इंफॉर्मेशन का इफेक्ट होगा, मतलब आपकी मसल्स। अब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और जो आपका हाथ जो एक हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गया था वो हाथ अपने आप पीछे हट जाएगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसेप्टर में आई, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से पहुंची आपके इफेक्टर मसल्स तक। यहां तक बच्चों क्लियर है या फिर नहीं है? ये आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो गया यहाँ। किसी को कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो तो बताओ। ठीक है, तो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को कैरी करना, बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, ये नर्वस सिस्टम की हेल्प से होता है। पर बच्चों एक और सिस्टम है जो कि इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने पहले भी समझाया है, ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस का मतलब है इनके पास ट्यूब्स, डक्ट नहीं होती। ये जो भी चीज बनाते हैं उसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। जबकि एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट ट्यूब पाई जाती है। इनका जो सीक्रेशन है पहले ट्यूब में आता है, डक्ट में आता है, और फिर वहां से अपने टारगेट साइट जिस ऑर्गन पर जाना है वहां चला जाता है। हॉर्मोन्स जो हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो एक तरह से आप एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन दे सकते हो, द सिस्टम और ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, जो कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं। जैसे आपने देखा अभी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल मैसेज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, पर हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं। नर्वस सिस्टम के थ्रू लिया गया एक्शन छोटे समय के लिए होता है, जबकि हार्मोन्स की वजह से आया हुआ कोई भी चेंज जो है वो काफी लंबे समय तक रहता है। तो अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके बुक में दे रखी हैं, जिसमें उनकी लोकेशन पूरी तरीके से अच्छे से समझा रखी है, उनके नाम वगैरह जो हैं वो बता रखे हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स क्या काम करती हैं। हाइपोथैलेमस, जिसकी हमने बात की, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हॉर्मोन्स बच्चों रिलीज करता है, एक को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक को बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन दूसरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के उन्हें ऑर्डर देते हैं कि आपको जो हार्मोन रिलीज करना चाहिए उसे रिलीज कीजिए। तो मतलब कोई ग्लैंड अपना हार्मोन तभी रिलीज करेगी जब उस ग्लैंड तक हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन्स इंफॉर्मेशन को लेकर के पहुंच जाएं। एग्जाम्पल है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और ये जीएनआरएच हमारे गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, इनकी फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स जाकर के इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी ग्लैंड को कि भाई अब बहुत हुआ,
अब आप जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उसे रिलीज करना बंद कर दीजिए, इनहिबिट कर दीजिए। तो रिलीजिंग के लिए रिलीजिंग हार्मोन है और रोकने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ कहीं ज्यादा ना हो जाए तो इसे कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। हाँ जी, विवेक का कहना है ऑडियो क्लियर नहीं है। बच्चों सभी को ऑडियो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है भाई विवेक? कमेंट पढ़ सकते हो, तुम्हारा नेटवर्क चेक करो क्या समस्या है देखो। बात करें, अच्छा ये हाइपोथैलेमस की लोकेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस ऊपर वाला हिस्सा है और न्यूरो हाइपोफाइसिस नीचे वाला हिस्सा है। ये एडिनो हाइपोफाइसिस को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डायस्टेलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डायस्टेलिस है इसका काम है ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करना, प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को जो ऑर्डर देता है हार्मोन उसे रिलीज करना। ऐसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जनरली फीमेल्स में होते हैं जो कि ओव्यूलेशन, एग फॉर्मेशन जो है उसे कंट्रोल करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। पार्स इंटरमीडिया जो है ये रिलीज करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। बच्चों मेलेनोसाइट जो है हमारी स्किन में पाया जाने वाला पिगमेंट है जो कि हमारी स्किन टोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि आप सांवले हैं, गोरे हैं, बहुत ज्यादा गोरे हैं। ये मेलेनोसाइट की वजह से होता है जिसे कंट्रोल करता है पार्स इंटरमीडिया। ये एडिनो हाइपोफाइसिस के दो हिस्से हुए। ऐसे ही न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है और इसके अलावा वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करता है। ये हार्मोन्स एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पर, जैसा मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, हेल्पफुल रहते हैं ताकि जो थोड़ी हड्डी वगैरह है मदर के अंदर वो थोड़ी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं ताकि इजीली बेबी जो है वो बाहर आ सके। तो पिट्यूटरी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे आपने देखा बहुत सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करती है। इस वजह से पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर्स ग्लैंड। ध्यान रखना, आराम से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। अगली जो ग्लैंड है वो है आपकी बच्चों पीनियल ग्लैंड, फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। हार्मोन मिलेटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। ये मिलेटोनिन जो है ये हमारे 24 घंटे की रिदम को कंट्रोल करता है, कब उठना है, कब जागना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करनी है, ये सब हमारे माइंड में फिट होता है। पीनियल ग्लैंड जो मिलेटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। इसके अलावा ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है आपकी थायराइड ग्लैंड, जो कि आपके थोरैक्स गर्दन में विंड पाइप के पास में प्रेजेंट होती है। ये रिलीज करती है हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की प्रेजेंस में ही हो सकता है, इस वजह से कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाइए जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो थ्रोट है आपका गला वो एकदम उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है और जो बीमारी जन्म लेती है उसको बोलते हैं गॉइटर। ये जो
थायरॉक्सिन हार्मोन था हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है कि किस रफ्तार से खाना आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी थायरॉक्सिन ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। टोटल हमारी बॉडी में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती हैं बाय रिलीजिंग हार्मोन जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन पैराथॉर्मोन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है टेटनी। टेटनी। अगला हमारे पास में जो ग्लैंड है वो है बच्चों पेनक्रियास, जैसा हमने डाइजेशन में भी पढ़ा है। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो जिन सेल्स का बना होता है उन्हें बोलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। ये रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन जिसका काम है शरीर के अंदर ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है आप सबको पता होगा डायबिटीज मेलिटस, जिसमें शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है और यूरिन के साथ में जो शुगर है वो आने लगता है। नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है एड्रेनालाइन। ये डू और डाई हार्मोन कहलाता है, करो या मरो। ये ऐसी कंडीशन जिसमें हमें या तो लड़ना है या फिर भागना है, करना है या फिर मरना है, उसमें हेल्पफुल रहता है। ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, सबको बढ़ा देता है, जिससे हमारे मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है बच्चों ये जनरली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फंक्शनल होती है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखी जाती है जो कि एडोलसेंस मतलब प्यूबर्टी टाइम तक आते आते फंक्शन करना अपना बंद कर देती है। ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है थाइमोसिन, और ये जो थाइमोसिन है ये लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आखिरी की 2 ग्लैंड बची हैं, जो है सबसे पहली तो टेस्टिस। टेस्टिस जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो है टेस्टोस्टेरॉन, जिसको मेल हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, किसमें, मेल्स में। और ओवरीज गर्ल्स में जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी इन्हें भी कंट्रोल करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो बच्चों यहां आपका ये चैप्टर जो है आपका ओवर हो जाता है। एक्सरसाइज इसकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पर बहुत जरूरी है ये जो भी आपको पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करना। आपके पास में बुक्स वगैरह हैं, फैसिलिटीज आपके पास में पूरी हैं। एंडोक्राइन का मतलब पूछ रहे हो आयुष, एंडोक्राइन ग्लैंड समझा है ना, वो ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों।